गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग जो थी, आईयूपीएसी नेमिंग थी, उस पर बात की थी और आप लोगों ने आई होप कि प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्वेश्चंस किए होंगे। एक दो करेक्शन थे, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तो वो हम लोगों ने सही कर लेने हैं। अब हम लोग कुछ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, कोई नए रूल्स नहीं है, उन्हीं सब पे काम करना है आपको। एक दो जगह बातें और समझ लीजिए जिसको हम लोगों को चेंज करना है। जैसे एक तो मैंने यहाँ पे एक एसिड लिखा H2PtCl6, याद होगा एक्वारेजिया की प्लेटिनम से रिएक्शन कराने पे बना था, और एक HAuCl3 या AuCl4। ये कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बताया था पहले। तो दरअसल ये कॉम्प्लेक्स वाले एसिड हैं, ये एसिड हैं, और इनका जो आईयूपीएसी नेम है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम इस तरह का कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल अलग बात है। इसको हम लिखेंगे हेक्सा क्लोरोप्लेटेनिक एसिड। ये सिंपली सीधा एसिड का नेम होता है और ये आईयूपीएसी नाम ही है, ठीक है। और इसको आप टेट्रा क्लोरोऑरिक एसिड इस तरह का नाम देंगे, तो ये बिल्कुल अलग है। इसी तरह से मैं अगर एक और एसिड को लिख देता H2SnCl6, तो दिस इज द हेक्सा क्लोरोस्टेनिक एसिड। तो इस तरह के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसमें कहीं कोई आईयूपीएसी में कैटायन नैन अलग टाइप का कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट आपको आंसर देना होगा। तो एक तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, पूछा हुआ क्वेश्चंस भी है। इसके अलावा दूसरा एक पार्ट है ब्रिज लिगेंड। ये क्या है, इसका मतलब जरा समझ लीजिए। जैसे अभी तक जो हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता था और उसको लिगेंड कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के अंदर ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो मेटल आयन होंगे। सेंट्रल मेटल आयन बाई न्यूक्लियर्स होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको बाई न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। हालांकि वो हमें पढ़ने नहीं है। बाई मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप बोल सकते हैं, जहां पे दो सेंट्रल मेटल आयन हो सकती है। तो मैं इसको समझाता हूं। तो जब दो सेंटर होंगे तो लीगेंड्स दोनों को ही अप्रोच कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, और कुछ लीगेंड कॉमन हो जाते हैं जो दोनों मेटल्स पे आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोबाल्ट, मैंने लिखा NH3 का होल 5 लिखा, और इसी तरह से कोबाल्ट यहाँ भी लिख दिया, NH3 लिख दिया, होल 5 लिखा, और यहाँ मान लीजिए मैंने OH माइनस है, इसको कोऑर्डिनेट करा दिया, और यहाँ NH2 माइनस है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, ये सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, और ऐसे ही ये भी एक सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है ना। और इन दोनों सेंटर पे ये लिगेंड इधर भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ब्रिज लिगेंड की तरह है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की क्या है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 आ रहा है, इसमें भी यही है, लेकिन इसमें 4 अमोनिया है और एक OH है, एक NH2, ये दोनों साइड दे रहा है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन है। अब जो ये पार्ट आपने देखा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड। और यही चीज यहाँ पे भी है, इसको भी आप ब्रिज लिगेंड का नाम दे सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब दो सेंट्रल एटम है, वहां पर इस तरह से आप देख पा रहे हो कि OH माइनस भी है, और इसको हम लोग थोड़ा और रिलेट कर दें, यहाँ पे +4 भी है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बाहर कोऑर्डिनेशन कैसे इससे रिलेट कर दोगे, 2x को ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, और ये तो अमोनियम 0 होगा, 2x -1 इज इक्वल टू +4, दैट्स वाई 2x इक्वल टू +6 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या +3 आ जाएगा। तो यानी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ पे दोनों होंगे, ठीक है। और अब इस +3 में आपने ये कोऑर्डिनेशन करा रखा है। तो हालांकि इस तरह के कंपाउंड्स का हमें बाकी कोई डिटेल नहीं पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर का एक आइडिया होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें पहले वो समझ लीजिए। ब्रिज लिगेंड से सबसे पहले हम इसी कैटायन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रिज लिगेंड लिखना होगा म्यू हाइड्रोक्साइडो, है ना।
लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, पहले एमीन है तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो म्यू एमिनो लिखना होगा, है ना। तो पहले मैं म्यू एमिनो लिख देता हूं, म्यू एमिनो कॉमा म्यू डैश सेकंड वाले ब्रिज को, तो इसको क्या बोलेंगे, म्यू हाइड्रोक्साइडो। क्लियर। और फिर इसके बाद, अब इसके बाद देखिए ये डाइमर है केवल, तो आप इसको लिखेंगे बिस, आगे ही लिखिएगा ब्रैकेट में टेट्रा एमीन, ठीक है, बिस टेट्रा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्टेट लिखें क्या, नहीं, बिकॉज प्लस है यहां, तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, दिस इज द नेम। और ये फिर आपने बंद कर दिया। तो बस इतना नाम आपको यहाँ पे लिखना सीखना है, और फिर जो बाकी पार्ट होगा, अगर कैटायन के साथ कोई क्लोराइड या सल्फेट होगा तो उसको लिख सकते हैं। तो म्यू एमिनो, म्यू डैश हाइड्रोक्साइडो, बिस टेट्रा एमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, सिंपल सा इतना नेमिंग आपको करना होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस ऐसे ही आपको बस नॉमेनक्लेचर को लेकर, हालांकि जेई ने एडवांस लेवल पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत जल्दी तो आज तक अभी नहीं आया, बट है क्या, कुछ चीज़ें आसान हैं और फेमस हो गई तो आप सब उसको पढ़ने में कोई डाउट रखते नहीं, तो हम लोगों को भी पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें अगर नहीं आती तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आपको कोई नई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, तो सिंपल सी, जब भी कभी ब्रिज लीगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं अगर वो आते हैं तो उनकी नेमिंग का तरीका आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कैसे उसको लिखेंगे हम लोग। तो बहुत सिंपल है, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, ब्रिज लीगेंड OH है, NH2 है, और ये दोनों साइड कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो आपको सबसे पहले तो ब्रिज लीगेंड्स को लिखना है और पोजीशन क्या देनी है, म्यू एमिनो एंड म्यू डैश। म्यू डैश किसको लिखेंगे, जो भी बाद में आएगा अल्फाबेटिक, तो म्यू एमिनो, म्यू हाइड्रोक्साइडो एंड बिस टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड। अच्छा, मान लीजिए लीगेंड दोनों कॉमन होते म्यू, तो म्यू कॉमा म्यू डैश, म्यू कॉमा जैसे 1 2 लिखते हो ना, तो म्यू कॉमा म्यू डैश डाई एमिनो ऐसे लिख सकते हैं आप। तो उस तरह से आपको नेमिंग लिखनी है। फिलहाल इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आगे कुछ और 1 2 एग्जांपल लूंगा। इस पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को काम नहीं करना, बट एक आइडिया जरूर ले लेना है, तो इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं और इस पर बहुत सारे समय आपको नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप केवल ब्रिज लीगेंड ही याद रहे, लेकिन हाँ IUPAC का जो रूल है वो आपको क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जैसे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने CR, चलिए मैं इसको NH3 5 CrOH और CrNH3 ऐसे लिख दिया, ठीक, और ये Cl5 आ गया। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स लिखा, तो अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रिज लीगेंड केवल एक दिखाया है, जो ब्रिज लीगेंड है वो केवल OH माइनस है, तो मैंने केवल एक दिखाया। तो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार बाई लीगेंड हो। और फिर ये कॉमन पार्ट है, यहाँ भी कॉमन पार्ट है। तो सबसे पहले तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ क्रोमियम की। तो आप कैसे लिखोगे, ये सब तो 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस -1 हाइड्रोक्साइड वाला इज इक्वल टू यहाँ पे -5 यानी इधर +5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू +6 एंड x इक्वल टू +3। तो कुल मिला के यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका थर्ड है, तो ये याद रहे, है ना। तो नेमिंग का तरीका क्या है, म्यू हाइड्रोक्साइडो यहाँ, ठीक है। तो म्यू हाइड्रोक्साइडो आ गया। अब इसके बाद ये दोनों कॉमन पार्ट है, अगेन वैसे ही ब्रिज पेंटा एमीन, ठीक है ना, पेंटा एमीन एंड क्रोमियम वो कैटायन है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, थर्ड, फिनिश। तो ऐसे आपने इसका नाम आसानी से लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने भी हैं। एक और इसी तरह का ले लेता हूं, है ना। फिर अगेन मान लीजिए Fe ले लिया मैंने, कुछ अलग भी कर देते हैं। Fe H2O का होल 4
और यहाँ मैंने NH2 लिख दिया, यहाँ फिर Fe, यहाँ NO2 लिख दिया, H2O का होल 4 यहाँ लिख दिया, ठीक। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे Cl4 लिख देते हैं। समझ आई बात? तो पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो x 2x लिख दीजिए, है ना, -1 नाइट्राइट और दोनों का इज इक्वल टू 4 प्लस का, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू +3, तो सब में +3 में उसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थर्ड, ये केवल प्रैक्टिस के लिए, आपको अपने मन से कोऑर्डिनेशन मत बनाने लगना भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू एमिनो हो गया सबसे पहले तो, है ना, कॉमा म्यू डैश नाइट्राइटो, ठीक है। और फिर आपके पास फिर बेस है, ब्रैकेट में टेट्रा एक्वा, और टेट्रा एक्वा के बाद फिर आपके पास, है ना, बेस अमीन है, टेट्रा एक्वा आ गया। और देन फिर आयरन लिखेंगे आप, कैटायन है आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, खत्म। और फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी एक ध्यान रखना। अच्छा, हो सकता है लिगेंड दो हो, ब्रिज लिगेंड, और दोनों कॉमन लिगेंड हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम म्यू पहले ही डाई लिख देंगे, मैंने जैसे पहले ही बोला, तो आप म्यू कॉमा म्यू डैश लिख सकते हैं, या केवल डाई क्लोराइड हो या हाइड्रोक्साइड हो म्यू पोजीशन में लिख सकते हैं, तो उससे भी मैनेज होगा। म्यू रिप्रेजेंटेशन का मतलब केवल ये है कि आपने डाइमर बना दिया है, ब्रिज लिगेंड है, बस इतना। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों भी एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। बाकी बहुत सारा इस पे काम, तो हम लोग केवल रूल याद रखना है, कुछ नया नहीं है ना। तो अब मान लीजिए इन केस हम लोग एक कॉम्प्लेक्स लिखे यहाँ पे जिसमें लीगेंड दोनों कॉमन आ जाए, तो उसको भी जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए Fe ही था, H2O का होल 4 लिखा मैंने, और यहाँ पे OH है, और यहाँ भी Fe है, ये OH है, और फिर H2O का होल 4 है, और यहाँ पे मान लीजिए मैं सल्फेट का होल ट्वाइस लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, 2x -2 इज इक्वल टू +4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे जो ब्रिज लिगेंड है वो दोनों कॉमन है, तो आप डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, अच्छा आप इसको भी ऐसे कर, म्यू कॉमा म्यू डैश डाई हाइड्रोक्साइडो, है ना, ये भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, और फिर आपके पास बेस, ब्रैकेट में क्या होगा, टेट्रा एक्वा, और आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, एंड देन सल्फेट आयन, है ना, तो सल्फेट लिख दीजिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, अगेन एक और बात, मान लीजिए इन केस यहाँ मैं सेंट्रल एटम को अलग बदल दूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस तरह की भी बात की जाए तो कुछ नया नहीं है, बस बिस न लिख के आप उसको अलग अलग पार्ट में पहले इसका नेमिंग फिर इसका नेमिंग, समझ रहे, कुछ नया नहीं करना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूँ, NH3 का होल 4 लिखा मैंने, यहाँ पे OH ग्रुप है, और यहाँ पे CO, यहाँ पे OH लिखा मैंने, और यहाँ मैंने क्रोमियम लिख दिया, ठीक है, और NH3 का होल 4 और ये लिख दिया। अच्छा, इस केस में एक बात ध्यान रखिएगा,
अब जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं ना, तो XX तो नहीं लिख सकते आप, X और X डैश। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन होता है, ऐसा लिखा रहता है। तो उसको लेकर जैसे मैंने थर्ड लिख रखा है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से रखना है। तो ये अगर इसका नेम लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? तो पहले आप इस पोर्शन का नेम लिखेंगे, फिर इस पोर्शन का नाम लिखेंगे। तो कैसे? म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। और क्या होगा? टेट्रा एमीन, म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, ठीक। उसके बाद कॉमा, अब फिर इधर आ जाते, तो फिर म्यू डैश हाइड्रोक्साइडो, और फिर क्या बचा? टेट्रा एमीन, और फिर क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। तो इस तरह से आप नाम लिखेंगे, और बाद में जब आ जाएगा तो फिर क्लोराइड। तो ये पैटर्न आपको बस करना होगा, मतलब दो पार्ट में आप अलग अलग कर रहे हैं। पहले मैंने इस पोर्शन का नाम लिख दिया, और फिर मैंने इस पोर्शन का नाम लिख दिया, और कुछ नहीं, बाकी बाद में अलग। तो म्यू हाइड्रोक्साइडो है, फिर म्यू डैश के बाद म्यू डैश हाइड्रोक्साइडो। ये म्यू आप दोबारा लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू पोजीशन दोनों को ही बोलते हैं आप, म्यू और म्यू डैश से स्टैंडर्ड भी लिख देते हैं। तो हाइड्रोक्साइडो टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन हो। तो इस तरह से भी आप नाम लिख सकते हो। तो इसमें बहुत कुछ खास आपको बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं करिएगा, बट हाँ रूल्स रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप सब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं आपको इससे अलग हटकर बात करने जा रहा हूँ वीबीटी थ्योरी की। वर्नर्स थ्योरी के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, जिसको हमें जानना चाहिए। तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप। वीबीटी पे बात करते हैं, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वीबीटी थ्योरी तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है, तो आप ये बोल सकते हो वीबीटी थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉन्सेप्ट तो वैसे ही होता है, आपको ओवरलैपिंग के थ्रू ही बॉन्ड बनता है, ये पूरी डिटेल आपको पता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो बातें हैं वो मेटल और लिगेंड के बीच होगी, है ना, और बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। बाकी सब रूल जो पोस्टुलेट हैं वो सब वैसे ही वीबीटी की जैसे आपने बॉन्डिंग में पढ़ा है, तो कुछ नया नहीं है इसमें। बट कुछ बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। जैसे मैं कोई एक लिगेंड लिख रहा हूँ ML, यहाँ पे X है और यहाँ पे प्लस N चार्ज है, जो सेंट्रल मेटल आयन M प्लस X का है, सॉरी N का है, और उसमें L लिगेंड है, जिसके बाद बहुत सारे लिगेंड इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक। अब जब भी कभी बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच, तो यहाँ पे क्या क्या बातें होंगी उसको जरा समझिएगा। मेटल आयन के पास NS NP और N-1D ऑर्बिटल्स होंगे, और इन D ऑर्बिटल्स, इन सब वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर लिगेंड अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमको जानना है। यानी NS के पास यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ऐसे ही NP में भी ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो देखा जाएगा मेटल आयन कैसा है, और D ऑर्बिटल्स होंगे। अब क्या होगा कि जब भी हमारे पास लिगेंड अप्रोच करेंगे और उसके हाइब्रिडाइजेशन, उसकी बॉन्डिंग, उससे रिलेटेड जब बात कर रहे हैं हम लोग, चलिए तो यहाँ पे मैं एक चीज़ें क्लियर कर दूं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जनरली क्या होगा, मेटल आयन पे बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको शुरुआत की थ्योरी में भी यही बात बताई गई, और लिगेंड उसको क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करते हैं। और कोऑर्डिनेट में जैसे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट कहाँ करेंगे, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में।
और इसी बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लिगेंड मेटल आयन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा, जो कि देखने में ही पता चल जाएगा, और जब हमें ये क्लियर होगा कि कितने लिगेंड आखिर मेटल आयन को अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वो कहाँ करेंगे, वो इन ऑर्बिटल्स में, तो वो ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए। तो वो कहाँ से इन्वॉल्व होगा, ये सब बातें आपको बस ध्यान रखनी। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है वो सीधा रिलेट होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी, ये तो मैंने जनरल बात बता दी कि इस तरह से ऑर्बिटल्स होंगे, और मैं एक बार दोबारा से उसको समझाता हूँ। तो मैंने जो बात बताई कि हम अगर किसी कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बेसिकली डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर हम ये बता पाएंगे कि हमें कितने लिगेंड मेटल आयन के साथ कनेक्ट करने, और जितने नंबर्स होंगे उतनी बॉन्ड बनाएंगे आप, उसी के बेसिस पर आप हाइब्रिडेशन डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैं एक जनरल टर्म तैयार कर रहा हूं, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो और यहाँ पे हम हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे जुड़ेगा वो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है मेटल आयन के पास, तो इसका मतलब जो मेटल बन रहा है वो कैसा बनेगा, मैं 3 लेयर बना देता हूँ, हाइब्रिडेशन इसको आगे शिफ्ट करते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसका मीनिंग अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इसका मीनिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा बना होगा, मेटल आयन के साथ Ml2 लिखा होगा, और यहाँ पे प्लस N चार्ज, ठीक है ना, मेटल आयन पे चार्ज है। तो 2 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेटल से 2 बॉन्ड बन रहे होंगे। तो 2 बॉन्ड बनने का मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp, ये बात। इसी तरह से आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 आ जाता है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ml3 एंड प्लस N चार्ज। अब कैसे बनेगा उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2। इसी तरह से 4 पे आते हैं हम लोग, और यहां पे एक बात आ गई कि Ml4 आ जाए और यहां प्लस N आ जाए, ठीक। और इस पे हाइब्रिडेशन 2 तरीके के आपको बताए गए, एक sp3 और एक dsp2 आ जाता है। अब ये क्या है, इसको हम लोग अभी बात करेंगे इस पे। इसी तरह से 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी Ml5 और प्लस N चार्ज, और यहां पे भी 2 पॉसिबल हाइब्रिडेशन है, एक sp3d और एक dsp3। आप देख रहे हैं कि d ऑर्बिटल कई बार पहले हो जाता है, तो मैं उसका रीजन अभी बताऊंगा आगे। और 6 में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा Ml6 आ जाएगा प्लस N में, और यहां पर भी हाइब्रिडेशन के 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, एक आप दिखाएंगे sp3d2 और एक d2sp3। अच्छा, इन सभी के बेसिस पर ज्योमेट्रीज डिफाइन होंगी, तो उन ज्योमेट्रीज पे मैं बाद में आ जाऊंगा, और यह एक लिस्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे sp हुआ तो यहाँ हमेशा लीनियर तरीके से आप इसको जोड़ेंगे। पीबीटी का जो थ्योरी था कि मिनिमम रिपल्सन, वो सब ऐसे ही चलेगा। ये होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ये वैसे ही टर्म था। इसी तरह से अगर sp3 आता है तो वो टेट्राहाइड्रल है, लेकिन dsp2 आता है तो स्क्वायर प्लेनर आपको दिखाना पड़ेगा। अब कब आएगा, कैसे आएगा, बताएंगे। यहां पे sp3 तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल की बात आप करेंगे, लेकिन अगर dsp3 आता है तो स्क्वायर पिरामिडल की बात करेंगे, मतलब 4 एक प्लेन में और एक साइड लोन पेयर होगा, केवल सॉरी एक तरफ लिगेंड होगा। और इन दोनों ही केसेस में आपको ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री लिखनी होगी, बात समझ आ गई, या स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो मैंने एक जनरल टेबल आपको बता दी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप वीबीटी थ्योरी को देखें तो कितने लिगेंड मेटल आयन के साथ कनेक्ट है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे ही आप ये तय कर पाते हो कि मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं या कितने तरीके से जुड़े, लोन पेयर के साथ रिलेशन क्या है, और वहीं से आपको हाइब्रिडेशन क्लियर होगा।
तो एक जनरल टर्म है कि अगर 2 आता है तो sp3 आते हैं, तो sp2 4 आएगा तो sp3 की तरफ आप पहुंच जाएंगे, या dsp2 भी होता है। इन बाकी जो 4, 5, 6 वाले जो डिफरेंट केसेस हैं उनको हम लोगों को भी ध्यान से समझना है। sp3 तक, sp2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ वीबीटी थ्योरी में ये है क्या, इसको कैसे समझा जाए, इन सब में क्या क्या बातें आपको जान रखनी है वो क्लियर होनी चाहिए। पहले तो ये लिस्ट आपको एक बार लिख लेनी है। एक बात ध्यान रखनी है कि मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और उन वैकेंट ऑर्बिटल में ये जो लिगेंड हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट होने के बाद ही एक तरीके से बॉन्ड बनता है। वीबीटी थ्योरी ने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है कि जब भी दो एटम के बीच बॉन्ड बनेगा तो एग्जैक्टली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात होगी। तो जो बात आती है कि डोनेट करना मतलब यही होता है कि ऑर्बिटल ओवरलैप करे होंगे और उसी के थ्रू उसने डोनेट किया होगा। तो अब कौन से ऑर्बिटल डोनेट करेंगे, कैसे डोनेट करेंगे, वीबीटी थ्योरी में कुछ बातें आपको एज पर रूल आपको पढ़नी है, रूल्स की तरह देखना है। और वीबीटी में बहुत सारी बात में ड्रॉबैक है जिसको लेकर हम लोग फिर अगली थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन ड्रॉबैक से पहले आप पहले थ्योरी जान जाएं, उस पर बाद में कमी हम लोग निकालेंगे। तो अभी सब कुछ पॉजिटिव ऐसा मानेंगे, तो पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं आगे बात करूं। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। और अब मैं बात आगे जो करने जा रहा हूं उसमें क्या बातें हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पे के बेसिस पर आप डायरेक्टली एक बार देख के ये तो बता सकते हो कि हाइब्रिडेशन कौन सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी। लेकिन इन तीनों में तो बता ही सकते हैं आप, दो में, हाँ इनमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी। तो हमें ये कैसे, पहले डी आ गया है, इस पे बात और हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन सबको जानने से पहले दो बातें अभी वीबीटी में समझ लेनी है। एक तो ये कि जो लिगेंड्स आपने यूज किए हैं, जब लिगेंड मेटल आयन को अपना लोन पर डोनेट करते हैं तो एक दो बातें यहां पे आपको समझनी है। एक तो CO कार्बोनिल जिसको आप बोलते हैं, ये एक लिगेंड है, और साइनाइड, ये दोनों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना गया। हालांकि कुछ और भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है बट वो कंडीशनल है। तो अभी फिलहाल आप ये कोई एग्जैक्ट थ्योरी नहीं, इसका ड्रॉबैक है ये, लेकिन पहले आपको दो बातें मैं बोल रहा हूं उसको समझना है। और अदर्स जितने लिगेंड माने गए उनको वीक फील्ड लिगेंड माना जाता है, ठीक है ना। तो इस सबको अगर मैं मतलब समझा दूं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड से मतलब क्या है। मैंने क्या बताया कि लिगेंड को हमने दो कैटेगरी में भी बांट दिया है। इन CO यानी कार्बोनिल और साइनाइड को हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अदर्स जितने भी लिगेंड हैं, चाहे वो वाटर हो, अमोनिया हो, या बहुत सारे और केसेस हैं एक्सेट्रा, OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, है ना। तो ये सब बहुत सारे पार्ट है, उन सबको हमने क्या मान लिया, वीक। ये वीक और स्ट्रॉन्ग का अभी जो मतलब है वो मैं बताता हूं, बाकी आगे चल के जब थ्योरी एक नए पार्ट में जाएगी तो वहां पे बताई जाएगी बात। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि व्हेन दीज लिगेंड अप्रोच टू सेंट्रल मेटल आयन, then electrons present in orbital paired। इसका मतलब ये है कि जब मेटल आयन पे वो लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो जो मेटल आयन के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयरिंग की तरफ बढ़ेंगे, पेयरिंग होने लगेगी, वो स्पेस खाली करेंगे उसका, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे पेयरिंग नहीं होगा, यहां पे इस तरह की कोई बात नहीं होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब ये है कि जब मेटल आयन के पास वो लिगेंड अप्रोच करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जितने भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ, वो पेयरिंग की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम पेयरिंग हो सके, है ना। तो ये पेयर्ड ऑर्बिटल्स, यानी मैंने लिखा व्हेन दीज लिगेंड अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल आयन देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल पेयर्ड।
ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन पेयरिंग। ठीक है, तो ये थ्योरी ये कैसे है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उस पर हम लोग आगे बात कर लेंगे। अब मैं इन दोनों के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स लिखना स्टार्ट करूंगा। तो पहले आप इस बात को फिर समझ लीजिए, दो लिगेंड आपने अभी स्ट्रांग माने, मैं अभी केवल इन दोनों से बात कर, हालांकि अमोनिया भी कुछ कंडीशंस में स्ट्रांग फील्ड की तरह होगा, वो स्पेसिफिक जब केस होंगे मैं बताऊंगा। तो ये स्ट्रांग है और अदर सब वीक है। स्ट्रांग वीक का डिफरेंस क्या है? वीक का और स्ट्रांग का डिफरेंस इतना है कि जब ये लिगेंड मेटल आयन पे अप्रोच कर रहे होंगे और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे या इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयरिंग की तरफ बढ़ेंगे, पेयरिंग की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है ना, और इसमें ऐसा नहीं होगा। उसको लेकर मैं सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करने जा रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। तो जैसे ही 6 आपने देखा तो ये तो तय हो गया कि sp3d2 या d2sp3, इन दोनों का जरा मैं मतलब समझा दूंगा आपको, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन सब चीजों को यूज करना होगा। तो इसको नोट करने के बाद ही हम लोग इस पर बात करें, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें स्ट्रांग और वीक का मतलब क्या है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पे FeH2O होल 6 एंड यहां पे प्लस Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक, और हमें क्या करना है? हमें इसकी पूरी डिटेलिंग समझनी है, वीबीटी के थ्योरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो 4s2 और 3d6, और आयरन प्लस 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4s0 हो गया और 3d5 आ गया। अब जरा कंडीशन समझिएगा, 3d के ऑर्बिटल्स को हम ऐसे बना सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, आप पांचों इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे 4s की कंडीशन ये है कि 4s वैकेंट है, इसके बाद 4p भी इस तरह से होगा, है ना। लेकिन एक और बात, ये 4d भी ऑर्बिटल होगा, ये 4d भी होगा। ठीक, तो मेटल आयन के पास 3d भी है, 4s भी है, 4p भी है, 4d है। तो दरअसल यहां दो टाइप के डी ऑर्बिटल्स आप मान लेते हैं। इस पोर्शन को आप बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल, इनर इसलिए क्योंकि इंटरनल सेल का है, और इसको बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। समझ आ रही बात? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर डी ऑर्बिटल। अब कंडीशन आयरन की ये है कि कंडीशन में आप देख रहे हो कि डी के पास यहां पे क्या है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 4s है, 4p है और d है। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, 4, यहां 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। ठीक, अब इन 6 वाटर मॉलिक्यूल को लोन पेयर कोऑर्डिनेट करना है, किसको? मेटल आयन को। अब मेटल आयन की कंडीशन क्या है कि उसका पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि D3D में कोई स्पेस है क्या। अब ध्यान ये देना है क्योंकि ये दरअसल दो एक साथ जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ये थ्योरी अलग है बिल्कुल। तो क्या इसके अंदर कोई स्पेस है? नहीं। मैंने आपको स्ट्रांग और वीक बताया था। स्ट्रांग में क्या होता है? स्ट्रांग अगर होता तो ये पेयरिंग भी होने लगते, बट यहां स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो हमने पेयरिंग नहीं करानी। तो अब हमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां डालने होंगे? पहले तो 4s पे जाएगा, एक ऐसे शिफ्ट करा दिया, फिर एक ऐसा, फिर इसको यहां, फिर एक यहां, इस तरह से ऐसे भेज दिया, और अब आपको 2d ऑर्बिटल यहां से लेने होंगे। ठीक, तो आपने क्या किया, जितने ऑर्बिटल्स बाहर भेजे तो s, फिर p, 3 और d2, और चूंकि आपने बाहर का ऑर्बिटल लिया है इसलिए बोलते हैं इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जो हाइब्रिडेशन लिखा वो sp3d2 लिखा, मतलब बाहर का ऑर्बिटल यूज किया आपने। अगर यहां पर इसको 2d ऑर्बिटल खाली मिल जाते इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो फिर वो क्या लेता, फिर वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर 3d के अंदर कोऑर्डिनेट करता, और ऐसी कंडीशन में उसको बोला जाता इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात? इसमें एक एक बात समझिएगा।
तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है। तो हमें चूंकि 3D के पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली नहीं मिले, तो ऑब्वियस बात है उसको बाहर जाना पड़ेगा और उसको 3D की जगह 4D ऑर्बिटल का यूज करना होगा। इसलिए आप उसको नाम क्या देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और कंडीशन ये हुई कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पे डोनेट किया गया, फिर 4p में डोनेट हुए और फिर d के 2d ऑर्बिटल्स में भी डोनेट किया गया। और हाइब्रिडेशन इस केस में क्या आ गया, sp3d2। ज्योमेट्री आपको पता है कि हर केस में यही होगी, चाहे वो d2 आ जाए पहले या बाद में। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि 4d आपने इन्वॉल्व किया, 3d नहीं इन्वॉल्व हुआ। 3d क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि वहां पर पांचों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए ऐसा किया। अच्छा, फिर आप वही बात कि वीक फील्ड था इसलिए हमने उसकी पेयरिंग नहीं कराई, ठीक। एक और बात, अब मैं इधर जरा रफ कर देता हूं। अब जरा देखिए, जैसे इस पे और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी। जैसे मैं पूछता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। मैग्नेटिक मोमेंट तो √nn+2 होता है, तो 5 + 2 bm बोर मैग्नेट्रॉन, तो ये आ गया। तो ये सब डिटेल आपको पता चल जाएगी। नेचर कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो इस तरह की चीज आ गई। इसी में एक और बात, एक और एग्जांपल हम लोग इसी तरह का ले लेते हैं। जैसे मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं अब CrH2O होल 6 एंड Cl3। अब चलिए इस पे बात कर लेते हैं। पूरी हर जगह एक ही काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, क्रोमियम। तो क्रोमियम में क्या है, 4s1 3d5 ऐसे होता था। क्रोमियम में +3 है तो 4s0 और 3d3 आ गया। क्यों भाई, दो यहां से निकले, एक यहां से, दो यहां से। तो अब क्रोमियम की कंडीशन ये है कि 4s0 हो गया, 3d3 आ गया। अब जरा कंडीशन बनाइए। तो D में आपके पास इनर जो 3d ऑर्बिटल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4s में खाली है, 4p क्या है, यहां पे भी ऐसे ही है, और फिर 4d भी है, ठीक। अब जरा समझिएगा सब बात। वाटर उसी तरह से 6 लोन पर डोनेट करने। अब जरा देखिए, वाटर के जो 6 मॉलिक्यूल हैं वो मैंने यहां लिख दिए। अब देखिए जरा, इसको पहले d ऑर्बिटल ढूंढेगा, कौन से हैं, देखो यहां पे दोनों d ऑर्बिटल खाली हैं। तो अब पहले लोन पर यहां पे कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा, और फिर एक यहां पे, फिर एक यहां पे, इस तरह से यहां पे। यानी अब जो ऑर्बिटल यूज हुआ वो यहां से यूज हुआ है। यानी कौन सा ऑर्बिटल लिया गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें जरूरत पड़ी नहीं आपको पेयरिंग की, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 2 है ना, ऑलरेडी यहां पे 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग तभी करेगा जब उतनी जरूरत है। अगर उसको पहले से खाली मिल जाते तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या हुआ, D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन आपको यहां पे दिखेगा, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और अगर D2sp3 है तो इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे, ज्योमेट्री वैसे ही ऑक्टाहाइड्रल आप दिखाएंगे, ठीक है। और यहां पे फिर अगेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने आएंगे, 3। और मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो 3 + 2, तो वो आप लिख देंगे √15, है ना। तो ये सब डिटेल आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह पहले नोट करिए, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं इस तरह की।
चलिए, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम ऐसे और कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे और उसके बाद फिर दूसरे बात पे आते हैं। तो अभी हम लोग केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करके इन्हीं में से क्लियर करेंगे पहले कि वो आउटर है या इनर है, इस तरह की चीजें। चलिए, इसी तरह से मान लीजिए मैं यहां पे बात करता MnH2O का होल 6 एंड यहाँ पे Cl2, ठीक है। तो इसमें जरा देख लेते हैं, ये पूरी डिटेल, आपको जितनी डिटेल है वो सब यहाँ पे लिखनी है। H2O का होल 6 कोबाल्ट और यहाँ Cl3 है, इस कोबाल्ट की बात कर लेते हैं। निकल H2O का होल 6 एंड +2, इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं। तो इन सब पे आ जाते हैं, जरा इन तीनों पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैग्नीज की बात करूं तो 4s2 3d5, ठीक है, 3d5 है और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो +2 है, तो 4s0 और 3d5 यहाँ आ गया। अब d5 है तो आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d आ गया, 4s है, 4p है और 4d है। ऐसे सब मैंने बना दिए, इनर है ये आउटर है। D5 हो गए, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब आपको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन पास कराने होंगे, वाटर देना है। ऑब्वियस बात है, यहाँ स्पेस कवर्ड है तो आपको बाहर से देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक S और यहाँ पे P और यहाँ पे D, तो ये सब मिलकर क्या बना देगा sp3d2, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ आ रही बात। और ये D2 यानी sp3d2 हाइब्रिडेशन हो गया। और ऐसी कंडीशन में एक बात, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 5 आ गए, और मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास 5 + 2 bm, तो √35 आ गया, ठीक। तो ये सब वैसे डिटेल बन गया। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, रूट मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर है, कैसे आउटर ऑर्बिटल होगा वो क्लियर है, और सब में वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट हुआ था, है ना, ऐसे लिख सकते हो आप इसमें, इन सब ने कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब मैं जरा इस कोबाल्ट वाले केस में आ जाता हूं। कोबाल्ट में 27, तो 4s2 3d7 आएगा, है ना, और कोबाल्ट +3 है अगर तो 4s0 एंड 3d6 आ गए। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, d6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकते हैं कि कई कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर और ज्यादा होगा, तो कई बार उसका ऑर्डर पूछा जाता है। तो वो सब उसी से रिलेटेड बातें। 4s है, 4p होगा और यहाँ पे 4d भी है, तो ये 4d है, 4p है, 4s है और ये 3d। अब अगेन वही वीक फील्ड है, इसके d इलेक्ट्रॉन सभी यहाँ पे फिल हैं, आपको बाहर ही जगह मिलेगी। ऑब्वियसली इसने लोन पेयर यहाँ कोऑर्डिनेट किया, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो होगा वो कौन सा आएगा, sp3d2, और यहाँ भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, ये 1 2 3 4, मैग्नेटिक मोमेंट 4 4 + 2, तो √24। इस तरह से आप सभी चीजें डिटेल वाइज निकाल सकते हैं। निकल में क्या होगा, इसको भी मैं एक बार लिख देता हूं। निकल में 4s2 3d8 है ना, 28, 4s0 हो जाएगा, Ni +2 में तो क्या होगा 4s0 और साथ साथ 3d8। अब d में तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ही भरे होंगे ना, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तो स्पेस है नहीं, ऑब्वियसली sp3d2 जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये सब तो आप ऐसे ही लिख सकते हो आप,
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। यहां पे अगर लिखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 आएंगे, पैरामेट्रिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक काम करेंगे आप, ये तो एक स्टेप हो गया। अब हमें वो एग्जांपल्स देखने हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ रहा है, और मैंने बताया कि वहां पे पेयरिंग जैसा कुछ केस होता है, तो उसको जरा मैं समझाता हूं, लेकिन पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब मैं उन एग्जांपल्स की बात करता हूं जहां पर पेयरिंग जैसा केस होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनने लगेंगे, उस पर बात करते हैं। उसमें होता क्या ये सीखना है, ठीक। जैसे मान लीजिए सेकंड केस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस आप समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं K4FeCN6। अब साइनाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां पे क्या होगा, आयरन 4s2 3d6 ऐसे लिखा, आयरन +2 है तो 4s0 और 3d6। अब देखिएगा कंडीशन क्या होगी, D6 का मतलब यहां पे ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6 3d इलेक्ट्रॉन है। 4s का मतलब 4s में 0 होंगे, 4p भी खाली होगा और 4d भी वैकेंट है ना। अब कंडीशन जरा समझिएगा, मैंने यहां पे क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, साइनाइड आयन। तो साइनाइड जब 6 लिगेंड आ जाएंगे तो वीबीटी के हिसाब से मैंने यही बात आपको बताई कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो दरअसल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको पेयरिंग करने की कोशिश करता है, उनको अपन, और पेयरिंग किस लिए कर रहा है, ताकि वो अंदर के डी ऑर्बिटल में अपना स्पेस बना पाए, लेकिन वो पॉसिबल होगा तब, है ना। अब मान लीजिए किसी के अंदर पूरे D10 है, तो अब D10 में कैसे बाहर होगा। अब ऐसा तो नहीं कि भाई एक में 3 बैठाने लगो तो वो रूल नहीं शिफ्ट होंगे, लेकिन पेयरिंग जैसा केस हो सकता है। तो अब जरा देखिए, जैसे ये आएगा तो ये यहाँ पे पेयरिंग हो सकता है और ये इधर पेयर्ड हो सकता है, तो पेयरिंग में 2 डी ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, खाली हो सकते हैं। तो आप यहाँ ये बात लिख सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अब क्या कंडीशन आएगी, डी में इस तरह के ऑर्बिटल में यहाँ 3 इसी जगह आ जाएंगे, तो ये 2 डी ऑर्बिटल खाली हो गए, 4s यहाँ पे रहा, 3d यहाँ रहा, 4p भी रहा और 4d तो ऐसे ही बना है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये खाली हो गए, मतलब FeCN का होल 6 जब बन गया -4, तो अब क्या होगा, 2 डी ऑर्बिटल यहाँ पे लोन पेयर साइनाइड के आ जाएंगे, यानी इसको अब डी ऑर्बिटल इंटरनल मिल गया। और वो इसलिए मिला क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका यही मतलब है, इसकी यही प्रॉपर्टी है। तो अब इसने यहां पर हाइब्रिडेशन जो बनाया वो D2sp3 होगा, मतलब ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के कारण अपने आप इसने सब पेयरिंग कर दी, तो ये एक डायमैग्नेटिक भी हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई मतलब ही नहीं, तो 0 हो गए, ठीक है। तो ये केस होगा FeCN होल 4, FeCN का होल 6 -4 में। तो ये मैंने जो बात बता रहा था अभी तक कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, तो ये होता है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से
जो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको बेस्ट पॉसिबल होगा कि वो पेयरिंग करने लगे। तो उसी तरह से यहाँ पे दिखेगा और इस बेस पर क्या हुआ कि 2 डी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली मिल गए, इससे यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो आप लोगों ने इसको समझ लिया। एक चीज और इसी में मैं समझा दूं, अगर मान लीजिए मैं K3 ले लेता, K3 FeCN6, तो ऐसे केस में क्या होता, +3 आता और फिर यहाँ पे 3D5 आ जाता। और अगर 3D5 का केस होता तो यहाँ कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, मैं जरा एक बार दोबारा से बना देता हूँ, तब चीजें पूरी बदल जाती। अब 3D5 वाले केस में क्या होता है, ऐसे रहता है इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इसको पेयरिंग कराते तो बहुत ज्यादा पेयरिंग होता, तो पेयरिंग के बाद की कंडीशन क्या होती। अब ऐसा तो नहीं है कि 5 को आप अलग एक में 3 कर दो तो एक बचा ही रहेगा ना अनपेयर्ड। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और 1 ये, तो अभी भी इसको डी ऑर्बिटल 2 मिल जाएंगे, लेकिन अब एक कंडीशन क्या हो गई कि ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 4D ऐसे ही बना है, 4D है, 4P है, 4S है, अब यहाँ 3D है और अब एक साइनाइड यहाँ, मतलब सभी चीजें वैसे ही हैं, बट इससे फर्क क्या पड़ा, अभी हाइब्रिडेशन D2sp3 ही होगा, इनर ऑर्बिटल ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास 1 हो गया, और ऐसे केस में मैग्नेटिक मूवमेंट आपके 1 + 2 Bm यानी √3, और इस केस में आपके पास पैरामैग्नेटिक नेचर यहां पे आपको दिखेगा। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें आप ये डिफरेंसेस होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड वाले केसेस में, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से आप नोट कर लीजिए इसको भी। तो अभी वीबीटी की जो थ्योरी है उस पर बेस्ड हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के सभी केसेस पढ़ रहे हैं। इनर आउटर कैसे क्या चेंज होगा, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, इनर है, आउटर है, ये सभी डिटेल्स आपको पता हो जाएंगी। लेकिन 2 बातें दिमाग में सेट करनी मैंने जो बताई कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, साइनाइड और CO को अभी आप मान के चल रहे हैं, और कुछ स्पेशल केस होंगे जिसमें मैं बताऊंगा एक्सेप्शन के तौर पे, वहां पर भी आपको देखना होगा। बट मेजर पार्ट में यही ध्यान रखना है कि CO और साइनाइड को आप स्ट्रॉन्ग फील्ड मानेंगे, बाकी सबको वीक फील्ड मानेंगे। और स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या है ये जरूर समझिएगा कि जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन है या मेटल आयन के पास जो भी जहां इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड करने की कोशिश करता है, और वो पेयरिंग किस लिए कर रहा है ध्यान रखिएगा, वो डी ऑर्बिटल अपने खाली कराने के लिए। अगर उसके पास ऑलरेडी डी ऑर्बिटल्स खाली हैं तो फिर वो उसको इन्वॉल्व नहीं करेगा, फिर पेयरिंग जैसा कोई केस नहीं करेगा। तो इसको मैं यहां पे समझा दूं, जैसे एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया CrCN का होल 6-3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जरा देखिए, क्रोमियम में 4s1 3d5 और क्रोमियम +3 का मतलब 4s0 एंड 3d3। अब जरा देखिएगा यहां पे बात, 3d3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए 3D के अंदर। 4s के अंदर एक भी नहीं है, खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। अब जरा समझिए, अब चूंकि यहां CrCN का होल 6 आया, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है, लेकिन जैसे ही इसके पास पहुंचा साइनाइड तो इसको तो ऑलरेडी वैकेंट मिल गया ना, तो अब इसको पेयरिंग नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। पेयरिंग तब जब इसको यहाँ पे खाली नहीं मिलता। तो ऐसे ही इसको बस विदाउट पेयरिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं,
साइनाइड इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट कर लेगा, तो ये 6 यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये 5 यहाँ पे, 2 CN यहाँ पे आ गए, 1 CN यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन D2sp3 तो आ गया, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया, और साथ ही साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 3, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट 3, 3 + 2, तो √15। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे डील करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बहुत क्लियर रहे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग D2sp3 पे जाएंगे या sp3d2 में जाएंगे, इनर जाएंगे, आउटर जाएंगे, इन सब पे बहुत बात क्लियर होनी चाहिए। और वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहाँ CO और CN की बात हो रही है, अगर वो हैं तो वो इनर ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करते हैं जितना बेस्ट पॉसिबल होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। एक दो बातें यहाँ पे और हम लोग बात करेंगे। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी इस तरह के केसेस आपको मिलेंगे, लेकिन एक बात वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां हमें sp3 के अलावा dsp2 देखना होता है, मतलब d का एक ऑर्बिटल देखना होता है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज फिलहाल हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जितने केसेस थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तो आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अभी केवल इसको थ्योरेटिकली आपको पढ़ना है, नोट्स बना लेने, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो तब होगा जब सब टाइप के हाइब्रिडेशन आप पढ़ लोगे, तो अगली क्लास तक वो खत्म हो पाएगा। तो आज का काम ये होगा कि आप लोग ब्रिज हेड लिगेंड है उसके नॉमेनक्लेचर को कुछ करिए, IUPAC की प्रैक्टिस करिए, और इसको मेनली थ्योरेटिकली इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, और फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और इसके आगे के जो हाइब्रिडेशन है उसको कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे।